नमस्कार, मैं कामरान जोहा। सर, आप देख रहे हैं कि मैं एक कॉन्फ्रेंस रूम में हूँ और यहाँ पोर्ट अंचल का ये एरिया कमेटी का तीसरा कॉन्फ्रेंस है। पोर्ट एरिया कमेटी 1 का ये तीसरा कॉन्फ्रेंस है और यहाँ डेलीगेट लोग आए हुए हैं। एज ए पत्रकार मैं भी यहाँ हूँ। यहाँ आज ये तय किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जो पार्टी का रुख रवैया क्या रहेगा, यहाँ काम काज वो कैसे करेगी, लोगों की समस्याओं को लोगों के बीच से पार्लियामेंट तक कैसे ले जाया जाएगा और देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जो हालात है उसमें चर्चा होगा। इसी सब बातों में कार यहाँ पर में जो लोग आज प्रतिनिधि चुने जाएंगे ये जिला स्तर में जाएंगे, जिला से राज्य में, राज्य से केंद्र में और केंद्र से फिर आगे। तो ये इन लोगों का एक कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रोसीड्यूर है, सिस्टम है। यहाँ कुछ सीनियर लीडरान भी है, बाहर से आए हुए कुछ गेस्ट भी है, वामपंथी के नेता भी हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और बात करते हैं, थोड़ा सा जानकारी आप लोगों के लिए। इस तीसरे सम्मेलन की शुरुआत हमारे पार्टी के झंडे को फहराकर फ्लैग होस्ट करके हम लोग करेंगे और फ्लैग होस्ट करेंगे हमारे कलकत्ता पोर्ट एरिया कमेटी के सेक्रेटरी कॉमरेड उपेंद्र राय। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलकत्ता पोर्ट 1 एरिया कमेटी का सम्मेलन सफल हो, सफल हो, सफल हो। कलकत्ता पोर्ट 1 एरिया कमेटी का तीसरा कॉन्फ्रेंस सफल हो, सफल हो, सफल हो। समाजवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। समाजवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। समाजवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। फलस्तीन से अपना हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। समाजवादी ताकत फलस्तीन से अपना हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। समाजवाद के खिलाफ सभी मजदूर का जवाब एक हो, एक हो, एक हो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाल झंडा कलमकार, इंकलाब जिंदाबाद। मजदूर का झंडा कलमकार, इंकलाब जिंदाबाद। मजदूर का झंडा कलमकार, इंकलाब जिंदाबाद। समाजवादी ताकत अपना हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। समाजवादी ताकत अपना हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। युद्ध नौ शांति चाय, युद्ध नौ शांति चाय, शांति चाय। नमस्कार, AKP न्यूज़ में आपका स्वागत है। अच्छा गौतम दा, ये तीसरा कॉन्फ्रेंस आज यहाँ हो रहा है, ये कलकत्ता पोर्ट एरिया का एरिया कमेटी, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। আমাদের এপ্রিল মাসে পার্টি কংগ্রেস হবে। পার্টি কংগ্রেসকে সামনে রেখেই একদম মৃত্যু স্তর পর্যন্ত আমাদের সম্মেলনগুলো হয়। এখান থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন হবে, যারা জেলা সম্মেলনে যাবে, জেলা সম্মেলনের প্রতিনিধি নির্বাচন হবে, যারা রাজ্য সম্মেলনে যাবে, রাজ্য সম্মেলনে যারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে তারা পার্টি কংগ্রেসে যাবে। এবং পার্টি কংগ্রেসে আমাদের যে সামগ্রিকভাবে আন্তর্জাতিক জাতীয় ক্ষেত্রে সমস্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ হবে, তারই ভিত্তিতে আগামী দিনে আমাদের কী করণীয় সারা দেশে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক, মেহনতি মানুষদের সেই রাস্তা, সেই পথ দেখাবে এই পার্টি কংগ্রেস। তাকে সামনে রেখেই আমাদের এই সম্মেলনগুলো হচ্ছে। এখন যা মানে একটা দেশের প্রস্তুতি যা আছে, এখন পার্টি কি নিশ্চিন্ত করেছে, কি করবে আগে, এরকম কিছু চিন্তা ভাবনা আছে? অ্যাজ এ ডেলিগেট আপনি যখন এখানে এসেছেন তাহলে মাথায় কিছু চিন্তা ভাবনা হতে পারে? আমাদের রণনীতি আর রণকৌশল দুটো বিষয়। রণনীতি হচ্ছে যে আমরা জনগণ বিপ্লব করতে চাই, সমাজ পাল্টে চাই, সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চাই। এই যে রণনীতি, এই রণনীতি পৌঁছতে গিয়ে যে রণকৌশল, পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে যে কর্মসূচিগুলো নেওয়া, সেইগুলো আমাদের নিতে হবে। এখন যেটা চলছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে লড়াই আমাদের চলছে, বাংলাদেশে যা হচ্ছে তা ঠিক হচ্ছে না। সংখ্যালঘু মানুষরা ওদেশেও এদেশেও সংখ্যালঘু মানুষদের সংখ্যালঘু মানুষদের রক্ষা করা যে মৌলিক বিষয়, বাংলাদেশ সরকারকে তাদেরকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
ভারত সরকার তাদেরকেও অবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এটা বজায় রাখাই এখন আমাদের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইটাই নিয়ে মেন উদ্দেশ্য আছে। এর উদ্দেশ্য আছে, তাছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, চাকরি, মানুষ কাজ পাচ্ছে না, মানুষ যাতে কাজ পায় সেই ব্যবস্থাগুলো, কৃষক যাতে ফসলের ন্যায্য दाम पाए, সেই বিষয়গুলোই আমরা দেখতে পাচ্ছি। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, एकेपी न्यूज में आपका स्वागत। मैं कामरान जोआ। ये आपका पोर्ट एरिया कमेटी का ये 3rd कॉन्फ्रेंस हो रहा है। आप एज ए गेस्ट यहाँ आए हुए हैं। सर, आज इस कॉन्फ्रेंस और आपका आज इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण बताएंगे, थोड़ा जोर से। আমাদের পার্টি কনফারেন্সে আমরা আমাদের পার্টিকে রিজুভিনেট করি। এই অঞ্চলে এই যে 4-5টা ওয়ার্ডের মধ্যে পার্টিকে আরো বিস্তার করানো, বুথের মধ্যে পার্টিকে ছড়িয়ে দেওয়া, আর পিপলস ইস্যু নিয়ে, পিপলস ইস্যু প্রতিদিনের মানুষের জীবন যন্ত্রণা, সমস্যা, পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম, রান্নার গ্যাসের দাম, কেরোসিন তেলের দাম, দুধের দাম, বিদ্যুতের দাম আকাশ ছোঁয়া। গরিবের মানুষ আরো গরিব হচ্ছে, একটা অংশের মানুষের কাছে অনেক পয়সা, 99% মানুষের অবস্থা খারাপ। সেই বিষয়ে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হবে, মতামত নিয়ে আলোচনা হবে, আর আমাদের অর্গানাইজেশনকে আরো কি করে তরুণ অংশের কমরেডদের নিয়ে আরো বেশি কি করে আমরা বুথে পৌঁছতে পারি তার পরিকল্পনা, একটা পার্টির ইন্টারনাল ব্যাপার, সেটা কিন্তু সরি কিছু মনে করবেন না, এখন যা দেখা যাচ্ছে, যা পরিস্থিতি আছে পশ্চিমবাংলে দিনের দিন এই কমিউনিস্ট পার্টি অফ মার্ক্সবাদী হোক বা লেফট ফ্রন্ট ওর মানে গ্রাফটা নিচেই পড়ে যাচ্ছে। জাস্ট এখন একটু আগেই বাই ইলেকশনে আপনাদের কি দেখাই পাওয়া যায়নি, কোনো সিট নেই, কিছু নেই, এরকম কেন? আপনারা রাস্তায় থাকেন, পাবলিকরা চায় আপনারা রাস্তায় থাকুন, কিন্তু আপনাদেরকে প্রশাসনে নিয়ে যেতে চায় না, কেউ ভোট দেয় না, এরকম কেন? না, এই কথাটা ঠিক নয়। লোকসভা নির্বাচনে আপনি দেখবেন বহু সিট আছে যেখানে আমাদের আগের থেকে মার্জিন বেড়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের ফলাফল ভালো হয়েছে। বিগত 6টা যে নির্বাচন হয়েছে সেখানে ঠিকই আইএস এর একটা সিটে সেকেন্ড হয়েছে, বাকি জায়গায় আমাদের ফলাফল ভালো হয়নি, মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়নি। 2016 সালে আপনি খেয়াল করবেন আমরা আমাদের রাজ্য থেকে বিজেপি হাওয়া হয়ে গিয়েছিল এবং তৃণমূলের প্রতিদ্বন্দ্বী আমরাই হিসেবে এগিয়ে এসেছিলাম 2016 সালে। আমরা বুঝতে পারছি যে তৃণমূলকে যদি তাড়াতে হয় তাহলে বিজেপিকেও তাড়াতে হয়, কারণ বিজেপির জন্যই, বিজেপির মদতেই তৃণমূল কংগ্রেস এখানে রাজ করছে। আপনি দেখুন দুর্নীতির কেস কিছুতেই করোনা, তারা ধরা পড়ছে না। সিবিআই ইডি তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিবিআই ইডি খানিকটা টম অ্যান্ড জেরির মতো, টমও দৌড়াচ্ছে জেরিও দৌড়াচ্ছে। যেরকম সিবিআই ইডি দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাদের মাথাদের তারা ধরতে পারছে না। তো সেক্ষেত্রে আমাদের কথা হচ্ছে বিজেপিকে হারাতে হবে, বিজেপির মতো একটা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দেশ থেকে আইসোলেট করতে হবে। আর বিজেপি আছে বলেই তৃণমূল এখানে শক্তিশালী হচ্ছে। বিজেপির সাথে তৃণমূলের নেক্সাস আমরা জানি। পশ্চিমবাংলায় বিজেপি কথা আসতোই না, তৃণমূলের সাথে জোট করে পশ্চিমবাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে, আমরা সবাই জানি সেটা। লোকসভা নির্বাচনে আজ থেকে অনেক দিন আগে লোকসভা নির্বাচনে 3টি আসনে বিজেপি জিতেছিল তৃণমূলের সমর্থনে। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন সুব্রত মুখার্জি, ডেপুটি মেয়রের নাম ছিল বিজেপির মীনা দেবী পুরোহিত। কাজে বিজেপির যে পশ্চিমবাংলায় বারবারান্ত, এটা তৃণমূল কংগ্রেসের হাত ধরেই হয়েছে এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং আরএসএস এর সাথে তৃণমূলের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেই আন্ডারস্ট্যান্ডিং আছে। আমাদের কথা হচ্ছে এই কথাগুলোকে মানুষের কাছে আমরা নিয়ে যাব, আর তার সাথে দরিদ্র মানুষের কথা, তাদেরকে ওপরের দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা, তার অধিকারের লড়াই, চাকরির লড়াই, কাজের লড়াই, রুটির লড়াই, রুচির লড়াই, সেইটাকে আমরা করব কিভাবে, তার অর্গানাইজেশন পরিকল্পনা, সেইটা আমাদের সম্মেলনে হবে। ओके सर, थैंक यू। नमस्कार, मैं कामरान जो। अच्छा फयाज भाई, आज ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इस कॉन्फ्रेंस के जस्ट 2-3 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले से ही बोले, पूरे भारतवर्ष में जमीन खोदने का एक अभियान चल रहा है। जहां तहां जो भी क्लेम कर देता है कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो आपका ये पार्टी है और जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में क्या सोचता है? क्या पूरे भारतवर्ष को की खोदा जाएगा? आप एज ए लॉयर भी हैं। बदनसीबी है हमारे देश के साथ कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जिससे देश के अंदर में हमारे यहाँ इतने वैज्ञानिक हैं, बाकी लोग हैं जिनका इस्तेमाल करके, खुदाई करके हमारे जमीन के नीचे जो तेल है, खदान के कोयला का खदान है, यानी ब्लैक डायमंड से लेकर के तेल तक रासायनिक है, उसको नहीं तलाश करके आज के दिन भी मंदिर और मस्जिद तलाश किया जा रहा है। किस मस्जिद के नीचे कौन सा मंदिर है, यही जो है दुर्भाग्य है। रोटी कपड़ा मकान नहीं है, महंगाई आसमान पर है, कोई रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार जो है लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर विभाजन करने के लिए मंदिर और मस्जिद की खुदाई कर रही है। हम इसका सख्त निंदा करते हैं और हमारी पार्टी पूरे देश भर में इसके खिलाफ आंदोलन कर रही है, सरकार के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ। अच्छा फयाज भाई, एज ए लॉयर भी आप हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है, उपासना स्थल 1991 का जो एक्ट है, ये बनने के बावजूद भी कोर्ट में एक पिटिशन जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसकी सुनवाई होती है।
तो कोर्ट इस तरह का जब ऑलरेडी कानून बना हुआ है तो इस पिटीशन को खारिज क्यों नहीं करता है, उसको सुनवाई क्यों करता है? ऐसा हम क्या कहना चाहिए? पार्टी उस पर ध्यान दिया था जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों के बारे में कोर्ट ने कहा था बहुत बड़ा अपराध है, और फिर जब आदेश दिया तो ये कहा कि आस्था के बुनियाद पर, आस्था के अब तक हम वकील के हिसाब से एविडेंस के बुनियाद पर करते हैं, हमेशा अदालत जो है सबूत और गवाहों के बुनियाद पर फैसला देती है, लेकिन बाबरी मस्जिद का अजीब रहा कि आस्था के बुनियाद पर वो, ये दुर्भाग्य है हमारा। अब उसी से समझ लीजिए कि आरएसएस के लोग किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी वक्त तय हुआ था कि 1991 का जो कानून बना था वो यही था कि 15 अगस्त 1947 से पहले का जो हालत था, जो भी धर्म का कोई भी इबादत गाह हो, बाजार हो, जो हो, मंदिर हो या गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, वो उसी हाल में रहेगा, उसको लेके विवाद नहीं उठेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठी इसी विवाद को उठा करके सांप्रदायिकता के आधार पर है, अल्पसंख्यकों की हत्या के आधार पर है, लोगों को जज्बात से, धर्म के जज्बात से खेल रही है, और उसको लेकर के अदालत में जाया जाता है। दुर्भाग्य की अदालत भी उस पिटीशन को एडमिट करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो पिटीशन को रिजेक्ट करके वहाँ के जो संभल की जो शाही मस्जिद है वहाँ के ओहदेदारान को कहे थे कि हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट पे आप जाइए और फिर 6 तारीख को सुनवाई होगी। हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अदालत से यही समझते हैं कि 1991 का जो कानून है उसके तहत रद्द कर देनी चाहिए, उसे रखना नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं होना। इससे क्या होगा, मुल्क के अंदर में माहौल बिगड़ेगा। जिस तरीके से माहौल बिगड़ा, ये मौलवादी शक्तियां हमारे देश के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में, दोनों जगह एक किस्म से होकर के अल्पसंख्यकों का निधन कर रही है, उनके जो इबादत गाहें पर हमला कर रही है। हम दोनों का ही मुदम्मत करते हैं। भारत के अंदर भी भारत सरकार को, भारत सरकार के अल्पसंख्यकों की रक्षा करना चाहिए, उनकी इबादत गाहों का रक्षा करना चाहिए, और बांग्लादेश के अंदर में जो अल्पसंख्यक वहाँ के हिंदू हैं उनके भी अधिकार का रक्षा हो, उनके ऊपर आक्रमण नहीं हो, मंदिरों पर आक्रमण नहीं हो। ये सीपीआईएम ही मुतालबा कर रही है, पूरे देश भर में भारत सरकार से मुतालबा करती है, बांग्लादेश का सरकार से। अच्छा, एक इंटरनेशनल मुद्दा आपका इस कॉन्फ्रेंस में तो होना ही चाहिए, रहेगा, इसराइल और फिलिस्तीन का, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? शुरू से ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हमारी पार्टी साम्राज्यत के खिलाफ रही, इसराइल के खिलाफ रही, फिलिस्तीनियों की हिमायत में रही, और जिस तरीके से फिलिस्तीन पर इसराइल हमला कर रही, वहां के अस्पतालों में हमला, मासूम बच्चों को मार रही है, बेरहमी से मार रही है, इसीलिए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने वारंट इशू किया है जी वहां पर जो है, लेकिन उसको अभी तक जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जिस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, अमेरिका के अंदर में जो पुतिन को तो वांटेड भी हो अदानी के खिलाफ हुआ है, भारत सरकार बचा रही है, उसी तरीके से वहां भी हम चाहेंगे कि दोनों को गिरफ्तारी हो और फिलिस्तीन की बमबारी बंद हो, गाजा के लोगों का कम से कम वहां पर जो लोग हैं जान माल की हिफाजत हो, और जो इसराइली सरकार है वो सरकार के खिलाफ पूरे दुनिया भर में जो है आवाज बुलंद हो। हमारी सीपीआईएम पार्टी उसके खिलाफ आवाज बुलंद है। ठीक है सर, धन्यवाद। आंदोलन है या लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ नहीं दे सकते तो जो लोग काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ, वो भी नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनका मनोबल तोड़ने का काम मत करो, क्योंकि शायद वो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं।